जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेस में। जी हाँ साथियों, आज फिर मैं आपके सामने लेकर आया हूँ पार्ट थर्ड। कौन सा पार्ट थर्ड? जो अपन ने बात करी थी कि आपके विज्ञान के 800 प्रश्नों की हम बात करेंगे। इंडियन आर्मी के टॉप मोस्ट साइंस के 800 प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम डेली के 25 प्रश्न, देखिएगा मैं 25 प्रश्न ही ले रहा हूँ। करने को तो अपन एक दिन में 100 प्रश्न भी कर सकते हैं, लेकिन अभी अपने पास टाइम है तो अपन लिमिटेड क्वेश्चन ही करते हैं ताकि आपके समझ में भी अच्छे से आए। और आपके जो समझ में आने के बाद एक सवाल के अंदर 4 ऑप्शन है तो हम हर ऑप्शन के भी बता रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन यही सही होगा और ये वाला ऑप्शन किसका उत्तर होता है। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट हुए तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिएगा, सबसे अपन इसमें इंडियन आर्मी के साइंस के 800 प्रश्नों का क्या ला रहे हैं, भंडारा लेकर आ रहे हैं। मतलब 800 प्रश्न एक चैनल पर आपको मिलने वाले हैं। लास्ट में एक वीडियो ऐसा भी आएगा जिसमें पूरे 800 प्रश्न करवाए जाएंगे और उस क्लास का मैं चाहूंगा कि आप सब बेसब्री से इंतजार करें। अभी बायोलॉजी के टॉप प्रश्न की बात चल रही है अपनी। बायोलॉजी के 200 अपने केमिस्ट्री के रहेंगे, 200 फिजिक्स के रहेंगे और 200 अपने आईटी से संबंधित रहेंगे। ये सभी के सभी प्रश्न पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं और इनसे बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा। आपके हर एक टॉपिक की हर एक लाइन से सवाल लिया मैंने, एक एक लाइन से सवाल उठाया मैंने, बड़ी मेहनत करी है। तो उस मेहनत का रिजल्ट हमें देने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। देखिएगा, सबसे पहले सवाल की तरफ चले। रक्त में प्लाज्मा की मात्रा होती है। रक्त जो अपना रक्त होता है वो 2 प्रकार का होता है। रक्त कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक तो होगा आपके प्लाज्मा के रूप में, एक तो जाएगा किसमें? प्लाज्मा के रूप में। और एक अपने रहता है किसके रूप में? ठोस कणिकाओं के रूप में, जिसमें आरबीसी होगा, डब्ल्यूबीसी होगा और प्लेटलेट्स होगा, 3 होगी। तो प्लाज्मा जो होता है वो अपने रक्त का कितना होगा? 55% भाग होगा और ये बाकी सभी तीनों मिलकर के कितने होंगे? 45% होते हैं। तो प्लाज्मा कितने प्रतिशत हो जाएगा? अपने 55%। प्लाज्मा एक हल्का गाढ़ा पीला कलर का पदार्थ होता है जो गाढ़ा चिपचिपा होता है। और इसके अलावा आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स क्या होती है? ठोस रूप में होती है, जबकि प्लाज्मा क्या रहेगा? लिक्विड रूप में। पहले सवाल का ऑप्शन हो जाएगा सी। तो आप 25 के 25 सवाल लिखिएगा, वहां पे आप अपने हिसाब से ऑप्शन देते रहिएगा कि हम इसका ऑप्शन ये मान रहे हैं, हमारे सही कितने हुए। लास्ट में कमेंट भी कीजिएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। अगला है आरबीसी का प्रमुख कार्य। देखिएगा, अभी अपन ने बात करी प्लाज्मा, उसके साथ में ठोस के रूप में आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स। तो आरबीसी के अलग कार्य होता है, डब्ल्यूबीसी का एक अलग कार्य होता है और प्लेटलेट्स का अलग कार्य होता है। तो आरबीसी का कार्य होता है जो गैसें हैं अपनी O2 व CO2, इन गैसों का परिवहन करना। गैसों का क्या करना? परिवहन करना आरबीसी का है। डब्ल्यूबीसी का होता है आपके रोगों से सुरक्षा करना। ये जितने भी रोग है अपने शरीर में, इनसे सुरक्षा करने का कार्य कौन करता है? आपके डब्ल्यूबीसी। तो रोगों से सुरक्षा करने का कार्य करेगी डब्ल्यूबीसी। प्लेटलेट्स जो होती है वो रक्त का थक्का बनाने का कार्य करती है। जब अपने चोट लगती है तो रक्त बहता है, लेकिन आपने देखा होगा कुछ समय बाद में रक्त अपने आप क्या हो जाता है? रुक जाता है। तो वो रक्त का थक्का बनाने का कार्य कौन करती है? प्लेटलेट्स करती है। और ये जो रक्तचाप को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? ये अपने एक ग्रंथि होती है हाइपोथैलेमस। मस्तिष्क में थैलेमस, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस क्या करती है? अपने को शरीर के तापमान को क्या करेगी? कंट्रोल, रक्तचाप। आरबीसी का उद्गम स्थल है। देखिएगा, आरबीसी का उद्गम स्थल पहला ऑप्शन है पलिया। पलिया का अपन ने पिछली वीडियो में बात करी। पलिया को आरबीसी का क्या कहा जाता है? कब्रिस्तान। क्या कहेंगे? कब्रिस्तान। जबकि यहां क्या पूछा गया? उद्गम स्थल। कब्रिस्तान मतलब जाकर के खत्म होती है, तो पलिया में जाकर के तो क्या होती है? आरबीसी खत्म हो जाती है जाके। तो इसका उद्गम स्थल हो जाएगा लाल अस्थि मज्जा, रेड बोन मेरो। लाल अस्थि मज्जा क्या है? इसका उद्गम स्थल है। लेकिन अगर ये आपके पूछे इसके अलावा भी एक उद्गम स्थल होता है लीवर, जहां पर आरबीसी का उद्गम स्थल होता है, और लेकिन वो सब होता है नवजात शिशु के अंदर। अमाशय, अमाशय के अंदर कौन सा अम्ल निकलता है? मोस्ट HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अग्नाशय में कौन सा हार्मोन निकलता है? इंसुलिन। कौन सा? इंसुलिन। इसकी कमी या अधिकता से कौन सा रोग होता है? आपके मधुमेह या डायबिटीज रोग हो जाता है। अगला है डब्ल्यूबीसी का प्रमुख कार्य क्या है? डब्ल्यूबीसी का अभी अपन ने ऊपर वाले प्रश्न में बात करें। डब्ल्यूबीसी का मतलब होता है रोगों से सुरक्षा प्रदान करना। रोगों से सुरक्षा प्रदान करना। रक्त का थक्का बनाना किसका काम है? प्लेटलेट्स का काम है। किसका? प्लेटलेट्स। रक्त को नियंत्रित करना, गैसों का परिवहन करना किसका काम है? आरबीसी का काम है। अभी अपन ने ऊपर वाले प्रश्न में पढ़ा था। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 55 की। प्रश्न संख्या 55 है आरबीसी का रंग लाल होता है। देखिएगा, आरबीसी जो है रेड ब्लड सेल्स फुल फॉर्म होती है इसकी। डब्ल्यूबीसी की क्या होती है? श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाएं। प्लेटलेट्स को हिंदी में कहा जाता है बिंबाणु। देखिएगा, आरबीसी की बात करें तो आरबीसी का कलर कैसा होता है? लाल रंग का होता है। इसमें रक्त बहता है लाल रंग का, और ये रक्त गैसों के परिवहन में क्या करता है? सहायता करता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर गैसों को लेके जाता है। लेकिन इसका जो लाल रंग होता है वो किसकी वजह से होगा? हीमोग्लोबिन के कारण।
हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है इसमें, इसकी वजह से इसका रंग कैसा होता है, लाल। हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाएगा, इसकी वजह से इसका रंग कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। सोडियम के कारण नहीं होगा, कैल्शियम के कारण भी नहीं होगा, हीमोग्लोबिन के कारण इसका रंग क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। 5 प्रश्न अपन ने कर लिए हैं अभी तक। अगले प्रश्न में चले अपन। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके लिहाज से देखिएगा, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी होता है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होगा। आरबीसी लगभग आपके 50 लाख के लगभग होते हैं और डब्ल्यूबीसी लगभग 7 से 10 हजार के लगभग रहते हैं। कितने, 7 से कितने रहेंगे अपने, 10,000, 7 से 10 हजार के लगभग रहेंगे। तो इनके जब अनुपात निकाले जाते हैं तो ये होगा आपके 600 अनुपात में और ये होगा आपके 1 अनुपात, यानी डब्ल्यूबीसी का 1 अणु और आरबीसी के 600 अणु रहेंगे उनके बराबर। इनकी संख्या के आधार पे बात करें तो अनुपात का मतलब क्या होता है, संख्या के आधार पे। 50 लाख को ऊपर लिखा, नीचे 10,000 को लिखा, तो काट पीट के सरल कर लगभग 600 अनुपात 1 आएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपकी बुक्स में है जैसे प्रश्न है, बार बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता कौन है। खोजकर्ता कौन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लड से संबंधित जितने भी प्रश्न है वो सब क्या रहेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे। ब्लड से संबंधित जितने भी प्रश्न है, तो ब्लड ग्रुप की खोज करी अपने कार्ल लैंडस्टेनर ने, कार्ल लैंडस्टेनर ने खोज करी है ब्लड ग्रुप की। और इनके 2 शिष्य थे, डिकोस्टा व स्टर्ली, इन्होंने ओ ब्लड ग्रुप की खोज करी। डिकोस्टा व स्टर्ली इनके शिष्य ही थे, उन्होंने ब्लड ग्रुप ओ की खोज करी। इन्होंने ब्लड ग्रुप सबसे पहले खोज करी ए, बी और ए बी की। और अगर पर्टिकुलर ओ ब्लड ग्रुप की पूछे तो आपसे डिकोस्टा व स्टर्ली आएगा, लेकिन ओ ब्लड ग्रुप पूछा नहीं जाता, आपसे इतना ही पूछते हैं कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने करी है, तो किसने करी है, आपके ब्लड ग्रुप की खोज करी है कार्ल लैंडस्टेनर ने। रॉबर्ट हुक ने क्या कराया, रॉबर्ट हुक ने जीवित कोशिका की खोज, मृत कोशिका की, जो कोशिका की खोज करी है रॉबर्ट हुक ने। कौन सी कोशिका की, मृत कोशिका की खोज करी है आपके रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या कराया, रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के अंदर जो केंद्रक है, कोशिका के अंदर किसकी खोज करी है, केंद्रक की। ये कोशिका है, इसके अंदर जो सेंटर में केंद्रक होता है उसकी खोज करी आपके रॉबर्ट ब्राउन ने। अगला मोस्ट दोनों प्रश्न है, सर्वग्राही रक्त समूह और सर्वदाता रक्त समूह कौन से होते हैं। देखिएगा 2 ब्लड ग्रुप है, एक तो ए बी और ओ, कंफ्यूजन होता है कि कौन सा सर्वग्राही है कौन सा सर्वदाता है। तो जो सर्वग्राही कब होगा, 2 जने आपस में आए, 2 जने आपस में मिले और इन्होंने डिसाइड कर लिया हम सबसे लेंगे, क्योंकि वो 2 जने हैं, ए और बी दोनों आपस में मिले तो ए बी ब्लड ग्रुप बना। वो 2 जने हैं तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अपन 2 जने हैं, बाकी सब एक एक है, तो अपन सबसे छीनने का कार्य करेंगे। तो वो क्या करते हैं, सबसे लेने का कार्य करते हैं। तो ब्लड ग्रुप सर्वग्राही हो जाएगा ए बी। और अब ओ बेचारा जो ब्लड ग्रुप है वो अकेला है, ओ ब्लड ग्रुप क्या अपने आप में अकेला है, उससे क्या करेंगे, सभी छीन लेंगे। कोई अगर मान के चलो क्लास में जो बिल्कुल सीधा साधा बच्चा बैठता है उससे सभी छीनने की कोशिश करते हैं, चाहे कुछ भी हो, तो वो जो ओ ब्लड ग्रुप है वो सीधा साधा बच्चा है, वो क्या करेगा, जो भी उससे कुछ मांगेगा वो उसको दे देगा। यानी ओ ब्लड ग्रुप को क्या कहा जाता है, सर्वदाता। ओ ब्लड ग्रुप क्या है, सर्वदाता कहा जाता है ओ ब्लड ग्रुप को। अगला प्रश्न है, आरएच कारक की खोज किस बंदर पर की गई। यहाँ पे मोस्ट है, आरएच कारक की खोज की गई थी, एक बंदर पे की गई थी, उस बंदर का नाम पूछा है। आरएच कारक की खोज का मतलब है जिसमें आरएच कारक पॉजिटिव पाया जाता है उसको आरएच पॉजिटिव कहा जाता है, उसको कह देंगे आरएच पॉजिटिव। और जिसके नहीं पाया जाता उसको कहते हैं आरएच नेगेटिव। आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव। तो ये जो आरएच की खोज करी गई थी वो करी गई थी मकाका रिसस नामक बंदर के ऊपर करी गई थी, या मलिना रिसस दे रखा है लेकिन वो गलत है। कौन से बंदर पे, मकाका रिसस नामक बंदर पे खोज की गई थी, और इस खोज की गई थी आरएच पॉजिटिव की। फिर सवाल बनता है, विश्व में आरएच धनात्मक लोग कितने हैं। देखिएगा सबसे ज्यादा बात करें तो धनात्मक लोग ही है। वर्ल्ड की बात करूं तो पॉजिटिव जो लोग है आरएच पॉजिटिव कितने, आरएच पॉजिटिव वो लोग 85% है, और बाकी 15% क्या है आरएच नेगेटिव। और अपने इंडिया की बात करें अपन, इंडिया का भी आंकड़ा है अपने पास, इंडिया में आरएच पॉजिटिव लोग हैं वो कितने हैं 93 पॉजिटिव, और नेगेटिव आरएच नेगेटिव लोग जो है वो कितने हैं 7% है। लेकिन यहाँ वर्ल्ड का पूछा जाता है, ज्यादातर जो सवाल है बुक्स में भी वर्ल्ड का पूछा गया है, तो वर्ल्ड में आरएच पॉजिटिव लोग है वो कितने 85% है। 85% लोग क्या है आरएच पॉजिटिव है, यानी उनके अंदर मकाका रिसेस वाला ये जो आरएच पाया जाता है इसलिए उनको पॉजिटिव कहा जाता है। अगला है, शरीर की हेडमास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं। देखिएगा एक पहले भी एक वीडियो में अपन ने बताया था कि मास्टर के ऊपर मास्टर, मास्टर के ऊपर मास्टर होगा उसको अपन क्या कह देंगे हेडमास्टर। मास्टर के ऊपर एक और मास्टर होता है उसे अपन कहते हैं हेडमास्टर, तो वो यही हेडमास्टर है। मास्टर ग्रंथि कहा जाता है आपके पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं मास्टर ग्रंथि, इसको तो कहते हैं मास्टर ग्रंथि। लेकिन मास्टर ग्रंथि के भी ऊपर एक और ग्रंथि होती है जिसको अपन क्या कहेंगे हाइपोथैलेमस, क्या कह देंगे हाइपोथैलेमस कहेंगे। यह हाइपोथैलेमस हेड मास्टर का हाइपोथैलेमस है। हेड मास्टर, मास्टर के ऊपर एक और मास्टर होना,
कौन होगा? हेडमास्टर। हेडमास्टर मतलब हाइपोथैलेमस होगा। अग्नाशय, अग्नाशय में से कौन सा हार्मोन निकलता है? अभी ऊपर बात करी थी अपन ने, इंसुलिन हार्मोन। थैलेमस, थैलेमस क्या करता है? हमारे शरीर को ठंडा व गर्म करने का अनुभव प्रदान करता है। अगला, शरीर के ताप को नियंत्रण कौन करता है? शरीर का तापमान अचानक से बढ़ जाए तो उसको कंट्रोल कौन करेगा? उसको कंट्रोल करेगा आपके हाइपोथैलेमस। कौन कंट्रोल करेगा? हाइपोथैलेमस। अगला मोस्ट सवाल है, शरीर की मास्टर ग्रंथि। अभी अपन ने जस्ट ऊपर वाले वीडियो में बात करी थी, शरीर की मास्टर ग्रंथि हाइपोथैलेमस होती है आपके मास्टर ऑफ मास्टर। मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहा जाता है हाइपोथैलेमस को। मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहा जाता है हाइपोथैलेमस को। थैलेमस को आपके कहते हैं मास्टर ग्रंथि। क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि किसको कहेंगे? थैलेमस को। अच्छा सॉरी, एक सेकंड, थैलेमस को नहीं कहेंगे, यहाँ पे मास्टर ग्रंथि हो जाएगी आपके। कौन सी हो जाएगी? पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। अभी अपन ने ऊपर वाले वीडियो में बात करी, पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहेंगे। और ये जो ग्रंथि है लीवर, ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये ध्यान देना, लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और लीवर हमारे शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला भी होती है। अगर किसी व्यक्ति को जहर देकर मार दिया जाता है तो उसके शरीर की जब जांच की जाती है तो उसके अंदर लीवर की जांच होती है। उसके किसकी जांच होगी? लीवर की। तो लीवर को सबसे बड़ी ग्रंथि और शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला कहा जाता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग देखने व सुनने को नियंत्रित करता है? देखने व सुनने को। देखिएगा, मस्तिष्क होता है इस प्रकार से, अपना मस्तिष्क है, यहां से मस्तिष्क रहेगा, दो पर ये अपने मेरुरज्जु आ जाएगी और ये रहेगा पूरा का पूरा मस्तिष्क का प्रमस्तिष्क रहेगा। यहाँ मध्य का एक पाया जाता है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क ये क्या होता है? इसके अंदर 4 पिंड होते हैं। ऊपर वाले दोनों के दोनों क्या रहेंगे? दृष्टि पटल। नीचे वाले दोनों क्या रहेंगे? श्रव्य पटल। तो 2 प्रकार के पटल होते हैं, 2 ऊपर वाले दृष्टि पटल और 2 नीचे वाले श्रव्य पटल। इन सभी को कहा जाता है कॉर्परा क्वाड्रिजेमिन। क्या कहा जाता है? कॉर्परा क्वाड्रिजेमिन। कॉर्परा क्वाड्रिजेमिन, क्वाड्रिजेमिन कहा जाता है इनको। और ये क्या करते हैं? अपने आंखों के द्वारा देखना और सुनने को नियंत्रित करते हैं। तो मस्तिष्क का वह भाग जो देखने में सुनने को नियंत्रित करता है कौन सा हो जाएगा? अपने मध्य मस्तिष्क हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मध्य मस्तिष्क में 4 पिंड पाए जाते हैं, 2 ऊपर वाले देखने के होते हैं, 2 नीचे वाले सुनने के। तो मध्य मस्तिष्क क्या करता है? अपने मस्तिष्क को देखने में सुनने वाले की चीजों को कंट्रोल करता है। प्रमस्तिष्क की बात करें तो प्रमस्तिष्क, हमारे मस्तिष्क का ये जो बड़ा वाला भाग है ये प्रमस्तिष्क है। ये क्या करता है? इसके अंदर होंगे आपके बुद्धि के केंद्र, बुद्धि के सोचना समझना, सब जो भी केंद्र हो, सोचना समझना, ये सब केंद्र पाए जाते हैं आपके प्रमस्तिष्क में। हाइपोथैलेमस क्या करता है? अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करने की कोशिश करता है, ये हमारे शरीर के तापमान को। अनुमस्तिष्क की बात करें तो शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाओं के लिए अनुमस्तिष्क जिम्मेदार है। और अगर कोई व्यक्ति शराब का सेवन ज्यादा करता है तो वह अपने शरीर का कंट्रोल खो देता है। कंट्रोल खो देता है तो शरीर के मानसिक संतुलन के, शरीर का संतुलन बनाए रखने वाली कौन सी ग्रंथि है शरीर? तो वो अनुमस्तिष्क होता है। अनुमस्तिष्क का कार्य है शरीर के संतुलन को बनाए रखना। यहाँ पर पीछे की तरफ स्थित होता है अनुमस्तिष्क, इसको कहते हैं अनुमस्तिष्क। ये हमारे शरीर के क्या करता है? संतुलन। एक सीधी रेखा में चलता है व्यक्ति तो वो अनुमस्तिष्क कार्य कर रहा है। वो अगर हिलता डुलता हुआ चल रहा है तो उसका अनुमस्तिष्क कार्य करना बंद कर चुका है। अगला, मस्तिष्क का वह भाग जो शरीर की ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो ऐच्छिक क्रियाओं का भी अपन ने बात करी, कौन नियंत्रित करता है? अनुमस्तिष्क नियंत्रित करता है। ऐच्छिक क्रियाओं को कौन कंट्रोल करेगा? अनुमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क का भी अपन ने बताया, सोचने समझने बुद्धि के जितने भी केंद्र होंगे वो प्रमस्तिष्क में होंगे। पोन्स क्या करता है? मस्तिष्क के सभी भागों को जोड़ने का कार्य करता है आपस में। पोन्स क्या करता है? मस्तिष्क के प्रमस्तिष्क, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मध्य मस्तिष्क और आपके पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क, सबको क्या करेगा? जोड़कर रखने का कार्य करता है आपके पोन्स करता है। मेडुला, मेडुला का अगला सवाल है, सभी अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल कौन करेगा? अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है आपके यही मेडुला। अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करेगा मेडुला ओब्लांगेटा, नाम होता है इसका मेडुला, मेडुला ओब्लांगेटा। मेडुला ओब्लांगेटा इसका पूरा नाम होता है और ये हमारे मस्तिष्क की क्या करता है? अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करने का कार्य करता है। अगला है ईईजी। एक तो होता है ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी और एक होता है ईईजी। ईईजी दोनों का पूछते हैं कि ये किस में काम आती है, ये किस में काम आती है। तो ईईसीजी तो आपकी आती है हृदय के अंदर और ईईजी आती है आपके मस्तिष्क से संबंधित है, मस्तिष्क की जांच से संबंधित है। और ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी आपके हृदय की जांच की जाती है। हृदय की जांच की जाती है, आपने देखोगे ऐसे लाइनें चलती है,
कभी लाइन ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है, और अगर प्लेन लाइन आ गई इसका मतलब क्या है, व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। तो यही कहा जाता है जिंदगी में उतार चढ़ाव का आना जरूरी है, और प्लेन लाइन तो किसका संकेत रखती है, व्यक्ति मर चुका है उसका संकेत देती है। तो जिंदगी में जो उतार चढ़ाव है वो जरूरी है, बल्कि एक सपाट लाइन है वो जरूरी नहीं है। तो इसका ईजी किससे संबंधित है, आपके मस्तिष्क से संबंधित है। मुख में उपस्थित भोजन को कहा जाता है, मुख से अपन बोलते हैं तो मुख में उपस्थित भोजन को क्या कहा जाता है, बोलस। क्या कहा जाता है, बोलस। आमाशय में स्थित भोजन को काइम, और छोटी आंत में स्थित भोजन को काइल। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बोलस हो जाएगा। आमाशय द्वारा कौन सा अम्ल स्त्रावित किया जाता है, सबको पता कौन सा अम्ल, HCl। NaOH ये होता है आपके क्या होता है, क्षार है। ये क्या है, क्षार है। इससे क्या बनता है, साबुन बनता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कास्टिक सोडा। HNO3 इसको नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, नाइट्रिक अम्ल। क्या कहा जाएगा, नाइट्रिक अम्ल। राइट आंसर HCl होगा। CH3COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल। अगला सवाल है, दूध में पाचन में सहायक है। दूध का जो पाचन होता है उसमें सहायता कौन सा हार्मोन करता है। देखिएगा ये हार्मोन बचपन में बहुत ज्यादा होता है, इसलिए जो बच्चे दूध पीते हैं उनका पाचन जल्दी होता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ये हार्मोन कम होता जाता है और व्यक्ति को दूध से थोड़ा दूरी बनना जाती है अपने आप, क्योंकि ये हार्मोन शरीर में कम है। लेकिन कई ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये हार्मोन लास्ट तक रहता है, तो उनको दूध लास्ट तक भी अच्छा लगता है। तो रेनिन हार्मोन की वजह से ये दूध के पाचन में क्या करता है, सहायता करता है। दूध के पाचन में सहायता कौन करेगा, रेनिन। एमाइलेज जो होता है वो आपके लार ग्रंथि से स्त्रावित होता है। HCl जो है वो आपके अमाइले से, और लार ग्रंथि से ही टाइलिन हो जाएगा। एमाइलेज और टाइलिन किससे होगा, लार ग्रंथि से, और HCl आपके अमाशय से। अगला सवाल है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, अपन सवाल कई बार आ चुका है अपने प्रश्नों में। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर। लीवर को शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहा जाता है। यह हमारे शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला भी कहा जाता है इसको, और इसके अंदर एक थैली होती है जिसे पित्ताशय कहा जाता है। इसे पित्त की थैली भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, अगर किसी व्यक्ति के पथरी है, गुर्दे में हो, किडनी में हो, और मतलब ये मूत्रवाहिनी नली वगैरह में हो, तो वो अपने पथरी बाहर आने की संभावना रहती है प्रेशर से। लेकिन अगर पित्त की थैली में किसी व्यक्ति के पथरी है तो वो कभी बाहर नहीं आएगी। उसको बाहर लाने के लिए आपको पित्त की जो थैली है पित्ताशय, उसी को बाहर निकालना पड़ता है, और वो पित्ताशय अगर बाहर आता है तो व्यक्ति के पाचन में क्या होती है, असुविधा होती है उसको। तो पित्ताशय, लीवर के अंदर क्या होगा, लीवर इस तरह से होता है, आधे से ज्यादा आपके किस तरफ रहेगा, अमाशय के भाग की तरफ रहेगा। आधा से ज्यादा भाग थोड़ा बहुत इधर भी रहेगा और थोड़ा इधर भी रहेगा। तो यहीं पे एक थैली पाई जाती है पित्ताशय की। पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि होती है। अग्नाशय ग्रंथि से हार्मोन निकलता है, इंसुलिन। हाइपोथैलेमस ग्रंथि क्या करती है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है। अगला सवाल, शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका, देखिएगा क्या लीवर है, लीवर सबसे बड़ी क्या है, ग्रंथि है। पीयूष सबसे छोटी ग्रंथि है। अग्नाशय से हार्मोन निकलता है, इंसुलिन। लेकिन तंत्रिका जो कोशिका है, तंत्रिका कोशिका, ये हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, सबसे लंबी कोशिका है। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, शरीर का सबसे बड़ा अंग, ध्यान दीजिएगा मोस्ट क्वेश्चन है, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है, त्वचा है। हमारी जो शरीर की त्वचा है वो हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग होती है। लास्ट में अंतिम सवाल बहुत ही मोस्ट सवाल है, काफी अलग अलग किताबें देखी तब जाकर के ये सवाल मिला है। मल का रंग काला होता है और एक मल का रंग क्या होता है, भूरा। भूरा भी होता है और क्या होता है, काला भी होता है। तो काला किस वजह से होगा और भूरा किस वजह से होगा। तो भूरा होता है आपके स्टरकोबिलिन के कारण, स्टरकोबिलिन नामक पदार्थ के कारण इसका रंग क्या होता है, भूरा। लेकिन अपने को पूछा है काला, मल का रंग काला होना। मल का रंग काला होता है आपके आयरन के कारण। किसके कारण होता है, आयरन के कारण मल का रंग क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। तो ये अपन ने 75 प्रश्न लिए हैं, 75 प्रश्न हो चुके हैं, 3 वीडियो अपने कंटिन्यू हो चुके हैं। और रोज दोपहर को 2 बजे अपनी क्लास लगती है। साइंस के टॉप 25 सवाल लेकर आते हैं। ऐसे करते हुए अपन बायोलॉजी के 200 प्रश्नों की तरफ पहुंचेंगे, फिजिक्स के 200 और केमिस्ट्री के 200 भी पहुंचेंगे, और टोटल 800 प्रश्नों का अपना टारगेट रहेगा। और ये टारगेट अपन अचीव करेंगे इसी महीने में, मार्च महीने। जब तक अपना मार्च महीना पूरा ना हो जाता ये अपन टारगेट अचीव कर लेंगे। तो अगर ये अचीव कर लेंगे, लेकिन इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, आपका साथ भी होना बहुत जरूरी है। तो अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।